गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। देखिए, अभी तक हम जो है फिजिक्स के क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसके हम दो चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों चैप्टर्स में मैंने एज्यूम किया था कि मेरा जो चार्ज है वो रेस्ट पर है, चार्ज रुका हुआ है। ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो हमने देखा कि चार्ज का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना, और बाद में वो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई और चार्ज आता है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। कितना फोर्स अप्लाई करता है भाई? एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स अप्लाई करता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। बाकी और भी आगे हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें थर्ड चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये करंट आखिर होती क्या चीज है। तो देखिए, अब से हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो चार्ज है, अभी तक तो हमारा चार्ज रेस्ट में था, लेकिन अब हम ये मानेंगे कि हमारा चार्ज जो है रेस्ट पर नहीं है, हमारा चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर ध्यान रखना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है। तो देखिए, if a charge delta q crosses an area in time delta t, we define the average electric current through the area during this time as I average is equal to delta q by delta t। यानी देखिए, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो करंट क्या है? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना ही करंट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि पानी है, नल को जैसे मैं खोलता हूं तो पानी नीचे बहता है ना आपका। पानी क्यों बह रहा है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बह रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जब फ्लो करते हैं तो हम बोलते हैं कि पानी बह रहा है ना। एक करंट बन गई, रिवर करंट बन गई। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट में ऐसी आपके जो फ्लो करते हैं वो एक्चुअली वो चार्जेस फ्लो करते हैं। तो चार्जेस का फ्लो होना ही आपकी करंट को प्रोड्यूस करता है। तो अगर डेल्टा क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो करता है किसी एक पार्टिकुलर एरिया से डेल्टा टी टाइम में, तो हम एवरेज करंट को डिफाइन करते हैं कि जो एवरेज करंट होगी वो होगी आपकी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई कितने टाइम में फ्लो किया। ये आपकी एवरेज करंट की डेफिनेशन है। वहीं अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस करंट की, यानी अगर मुझे किसी एक फिक्स एक पार्टिकुलर टाइम पर करंट को मेजर करना है, देखना है, चेक करना है कि कितनी करंट है, ये आपकी है एवरेज करंट। ये टाइम इंटरवल के, हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं। डेल्टा टी मतलब हम एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं। मान लीजिए 8 बजे से लेकर के 8 बजकर के 5 मिनट तक हम देख रहे हैं कितना चार्ज फ्लो किया। तो यहां से जो करंट मिलेगी वो एवरेज करंट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस करंट की, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी। लिमिटिंग वैल्यू मतलब मुझे डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कराना पड़ेगा, यानी वो टाइम गैप मुझे बहुत छोटा रखना पड़ेगा, बहुत लगभग जीरो की तरफ टेंड कराना पड़ेगा। तब जाकर के मुझे एक किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू मिलेगी, जिससे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है भाई? आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मुला आ गया, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आगे देखते हैं, एसआई यूनिट होती है जो करंट की, दैट इज एम्पियर। ये हम जानते हैं भाई, ये आपके 7 जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती है उनमें से एक है। ठीक है। दूसरी बात, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। भले ही करंट में हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि करंट इधर जा रही है या इधर जा रही है, लेकिन फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना। ठीक है। फर्दर आगे हम डिफाइन करते हैं एक नई वेक्टर क्वांटिटी को, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। देखिए, ये क्या चीज होती है? The average current density at a point P is defined as the current per unit area। यानी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट P पर अगर मुझे एवरेज करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? करंट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। यानी उस P पॉइंट को इनक्लोज करते हुए हम एक एरिया एज्यूम करेंगे। यानी मैं मानूंगा, मान लीजिए मेरे पास एक P पॉइंट है जहां पर मुझे एवरेज करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है, तो इसको इनक्लोज करते हुए मैं एक एरिया एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे मेरा ये एक एरिया है जिसके थ्रू डेल्टा आई करंट पास कर रही है। तो जो करंट डेंसिटी होगी जे, वो बराबर होगी डेल्टा आई, दैट इज करंट कितनी फ्लो करी इस एरिया से, डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है।
इस प्रकार से हम एवरेज करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज डेल्टा आई बाई डेल्टा आई। ठीक है, द करंट डेंसिटी एट पी इज, अगर मुझे एक फिक्स एक छोटे से एरिया पे करंट देखनी है, यूनिट एरिया में अगर मुझे करंट देखनी है, तो उसके लिए उसके लिए इसका फॉर्मूला आपका बनेगा J इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए। फर्दर आगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपने ध्यान रखना है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो करंट की होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्जेस की मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव चार्जेस के केस में करंट की डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन उधर ही होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्जेस की, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होगी, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट बन जाएगी आपके। ठीक है, फर्दर आगे देखते हैं, if the area delta A is not perpendicular to the current and the normal to the area makes an angle theta with the direction of the current, then the current density is, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पे जो मैंने ये एरिया ले रखा है ना डेल्टा ए, ये परपेंडिकुलर है करंट की डायरेक्शन के। मान लीजिए ये है वो मेरा एरिया डेल्टा ए, तो करंट आपके ऐसे फ्लो कर रही है ठीक 90 डिग्री के एंगल पर, यानी जो करंट है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है इस फॉर्मूले में। लेकिन अगर मान लीजिए जो मेरा एरिया है वो मेरा इस करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लीजिए जो एरिया वेक्टर है वो एक एंगल थीटा, एक एंगल थीटा बना रहा है इस करंट की डायरेक्शन के साथ, तो उस केस में जो करंट डेंसिटी होगी उसे हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे मैंने फिगर बना रखी है, इस केस में देखिए करंट की डायरेक्शन मेरी ये रही, और एरिया मेरा कुछ ऐसा है, एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया, दैट इज एन कैप। तो एन कैप का आई के साथ जो एंगल है दैट इज थीटा। इस केस में जो हम करंट डेंसिटी लिखेंगे वो होगी मेरी जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आई, कितनी करंट पास कर रही है, डिवाइडेड बाई डेल्टा ए कॉस थीटा, यानी इस एन वेक्टर का हम आई के अलोंग कंपोनेंट लेंगे, और इस एन वेक्टर का आई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज डेल्टा ए कॉस थीटा, जहां पे डेल्टा ए क्या है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा ये मेरा एंगल हो गया। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां से अगर मैं डेल्टा आई निकालू तो वो मेरा बराबर आएगा जे, उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा ए कॉस थीटा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, जे वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया करंट का, डेल्टा इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर, करंट डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, फर्दर आगे अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की करंट डेंसिटी की, तो वो होती है मेरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बेसिक बेसिक जो बातें हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आपसे अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।